हेलो एवरीवन, कैसे हो भैया आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। गाइस, आज की जो हमारी क्लास है आपकी नदियों से रिलेटेड है, भारत की नदियों से रिलेटेड, भारत के अपवाह तंत्र से रिलेटेड। और आज की क्लास में हम हिमालय नदी तंत्र या हिमालय अपवाह तंत्र को पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें आपका गंगा अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र और सिंधु अपवाह तंत्र आता है, जिनको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई अब आपका पीजीटी और नेट लेवल का जियो पेड कोर्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट इच्छुक है पेड कोर्स लेने के, तो वो आप पेड कोर्स ले सकता है और आपकी हर टॉपिक को पूरा डीपली स्टडी कर सकता है। ये पेड कोर्स आपके DSSB, KVS, NVS और HTET PGT लेवल और अदर स्टेट जो PGT लेवल, उसके साथ साथ नेट लेवल, सब चीज़ों के लिए यानी सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप भी अगर अपने एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो पेड कोर्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी, तो इसके बाद अपनी क्लास शुरू करते हैं। इसमें हमारी आप सिंधु नदी तंत्र को पहले ही पढ़ चुके हो पूरा डिटेल से। हिमालय अपवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र हम पहले ही कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास में। सिंधु नदी तंत्र जिसमें हमने सिंधु और उसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इन सब को पूरा डिटेल से स्टडी किया, मैप में ड्रॉ भी किया कि कौन सी रिवर कहाँ पर है। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले गंगा नदी तंत्र को। गंगा नदी तंत्र को, गंगा नदी के तंत्र के बाद फिर पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो पहले हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र में तीन तंत्र आते हैं, तीन नदी तंत्र आते हैं इसके अंतर्गत, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु कर चुके हैं, गंगा को स्टार्ट कर रहे हैं। गंगा नदी तंत्र की बात करें तो यहाँ पर गंगा के अंदर आपके हिमालय से भी कुछ नदियां आकर मिलती हैं और प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तर वाला ढाल है, उसका जो ढाल है, उत्तरी ढाल होने की वजह से प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां भी आपकी गंगा नदी तंत्र में आकर मिल जाती हैं। तो हिमालय से भी आकर मिलेंगी और प्रायद्वीपीय भाग से भी आकर कुछ नदियां इसमें मिल जाती हैं। तो हिमालय की ओर से आने वाली, हिमालय की ओर से कौन सी नदियां इसमें आकर मिलती हैं, जैसे हम बात करें आपकी यमुना और गंगा तो होती ही है भाई इसके अंदर, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, ये सारी की सारी नदियां भारत में अगर हम बात करें हिमालय पर्वत से आकर गंगा नदी में मिलती हैं या गंगा नदी तंत्र में शामिल होती हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय भागों से बात करें, प्रायद्वीपीय भाग से, भारत के प्रायद्वीप एरिया से कौन सी नदी आकर गंगा नदी तंत्र में मिलती है, तो भाई आपकी एक तो चंबल नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, एक आपकी बेतवा और एक केन और सोन, ये सारी की सारी नदियाँ जो प्रायद्वीपीय ओर से बहती हैं और फिर आकर गंगा नदी तंत्र में मिल जाती है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत का जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना, उसका ढाल उत्तर की ओर है, जिस वजह से ये सारी की सारी नदियां आपकी गंगा नदी तंत्र में ही मिलती हैं। तो गंगा नदी तंत्र में ये लगा लो हम इन सारी रिवर्स को पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र में एक एक रिवर को, उसकी सहायक नदियाँ, उद्गम स्थल, लंबाई और उसकी कोई भी जो विशेषता होगी, उन सबको पूरा डिटेल से स्टडी किया जाएगा। तो गंगा नदी तंत्र में सबसे प्रमुख नदी आती है आपकी गंगा, भारत की पवित्र नदी, भारत की माता, गंगा माता कह के पवित्र जल, पवित्र मानी जाती है भारत के अंदर। गंगा के उद्गम स्थल की बात करें तो गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में आपके अगर हम बात करें गंगोत्री हिमनद से है। तो गंगा कहाँ से निकलती हैं, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में गंगोत्री हिमनद से, जो कि आपका 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है हिमालय के ऊपर। केदारनाथ चोटी के ऊपर है ये गंगोत्री हिमनद, और गंगोत्री हिमनद में भी एग्जैक्ट जगह जिसे आप सभी जानते हो गौमुख,
जहाँ से गंगा का पानी बहना स्टार्ट होता है। तो केदारनाथ चोटी के ऊपर गौमुख नामक स्थान से आपका गंगा का पानी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर गंगा की बात करें तो इस स्थान पर गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथ लाए थे ना गंगा को, तो गौमुख के स्थान पर, गंगोत्री हिमनद के स्थान पर गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फिर गंगा मध्य हिमालय और लघु हिमालय में अनेक गोर्ज बनाती है, यानी महाखंड बनाती है, यानी अपनी घाटी को बहुत अधिक गहरा काट देती है। इस शेप में जब गंगा नदी मध्य हिमालय और लघु हिमालय के अंदर अपनी घाटी को बहुत अधिक गहरा काट देती है, तो उन जो घाटियों का निर्माण करेगी ना, इस शेप में करती है, और इसी शेप को आपकी महाखंड कहते हैं, गोर्ज कहा जाता है। तो यहीं से इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। उसके बाद देवप्रयाग में कहाँ से इसका नाम गंगा पड़ेगा? जब देवप्रयाग के अंदर आपकी अलकनंदा प्लस भागीरथी आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, अलकनंदा के साथ जब ये भागीरथी नदी आके मिल जाती है, वहाँ से गंगा का नाम गंगा पड़ता है। तो गंगा का नाम देवप्रयाग नामक स्थान से पड़ता है, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी आपस में आकर मिल जाती है। अब जो अलकनंदा है, भागीरथी को तो आपका स्रोत पता चल गया कि गौमुख से निकलती है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा आपकी सतोपथ हिमनद से निकलती है। तो इसको याद रखना, अलकनंदा भी एक ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर का नाम है सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। इस अलकनंदा की एक सहायक नदी भी है, पिंडार। अलकनंदा की एक सहायक नदी भी है, पिंडार नदी। एक छोटी सी सहायक नदी है ये, जो कि आपकी कर्णप्रयाग में मिल जाती है। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और आपकी पिंडार दोनों मिल जाते हैं। तो भाई अलकनंदा के साथ जब पिंडार मिलता है, तो ये आपके एग्जाम में आते हैं। अलकनंदा की सहायक नदी है पिंडार, यानी अलकनंदा और पिंडार दोनों की दोनों नदियां आपस में किस स्थान पर मिलती हैं? तो उसे कहते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग पर आपकी अलकनंदा और पिंडार मिलती हैं। देखो, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग पर, अलकनंदा और पिंडार आपकी कर्णप्रयाग पर। अलकनंदा और एक और छोटी सी नदी अलकनंदा में आकर मिल जाती है, मंदाकिनी। और अलकनंदा और मंदाकिनी जिस स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं, वो स्थान है भाई रुद्रप्रयाग। तो ये तीनों प्रयाग आपको याद रखने हैं, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग पर अलकनंदा प्लस भागीरथी, कर्णप्रयाग पर अलकनंदा प्लस पिंडारी नदी, और रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी आपस में मिलती है। ठीक है, हरिद्वार के निकट गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है, जहाँ पर आप गंगा जल लेने के लिए जाते हो, आपके सावन में भी और महाशिवरात्रि के पर्व पर हरिद्वार। तो हरिद्वार के निकट गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। और इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में यमुना नदी आकर मिल जाती है, जिसे हम अलग से पढ़ेंगे। तो यमुना नदी गंगा में इलाहाबाद के निकट मिलती है। तो उसके बाद गंगा में अगर हम बात करें उत्तर की ओर से, गंगा में उत्तर की ओर से काफ़ी नदियां मिलती हैं आपस में, जैसे आपकी रामगंगा, नाम लिख लो। उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली नदियां, यानी उत्तर की ओर से गंगा में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये सारी की सारी रिवर्स गंगा में उत्तर की ओर से मिलती है। तो गंगा में जो रिवर्स आपकी उत्तर की ओर से बहती है, उसे कहते हैं गंगा की बाएं तट की नदियाँ। गंगा के बाएं तट की नदियाँ, ठीक है, यानी लेफ्ट, गंगा के लेफ्ट साइड की रिवर। देखो गंगा ऐसे बह रही है, ऐसे। अगर मैप में देखेंगे ना, अभी मैप में बनाया नहीं ना मैंने, बना देती हूँ लो। तो भाई छोटा सा मैप बनाएंगे हम, क्योंकि ऐसे,
तो आपकी गंगा कैसे बहती है, देखो गंगा यहाँ से उत्तराखंड में देवप्रयाग और अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देवप्रयाग स्थान से, वहाँ से गंगा बहना स्टार्ट होती है और इधर ऐसे बहती है और ऐसे आपकी यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अंदर डेल्टा बनाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से बहना स्टार्ट होती है और ऐसे बहती है, तो गंगा आपकी इस तरफ जा रही है, तो गंगा का ये वाला साइड क्या हुआ, लेफ्ट। तो गंगा की रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी रिवर्स बाएं तट की नदियां हैं और उत्तर की ओर से, देखो उत्तर की ओर से बह के आ रही है ना, तो उत्तर की ओर से बाएं तट वाली और दक्षिण की ओर से आपकी दाएं तट वाली गंगा की नदियां कहलाएगी, क्योंकि गंगा का प्रवाह ऐसा है, पूर्ववर्ती है, तो आपका ये वाला हाथ लेफ्ट है, तो लेफ्ट तट की रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बाएं तट की यमुना, आपकी चंबल, बेतवा, केन, सोन, वो सारी आ जाती हैं। ठीक है, तो इन सबको आपने देख लिया। अब दाएं तट की ओर लिख लो भाई, यानी दक्षिण की ओर से गंगा में दक्षिण की ओर से कौन कौन सी रिवर्स मिलती हैं, तो इसमें अगर हम बात करें तो गंगा में यमुना मिल जाती है, यमुना के अलावा चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सारी की सारी रिवर्स गंगा में दक्षिण की ओर से आकर मिलती हैं, यानी गंगा के दाएं तट की नदियां हैं। जब गंगा आपकी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यानी इस एरिया में, ये बांग्लादेश है, जब आपकी गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा का नाम क्या होता है, पद्मा। और डेल्टाई मैदान में, यानी गंगा जब अपना डेल्टा बनाती है तो गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर एक डेल्टा बनाती है, तो वहाँ पर गंगा को डेल्टाई भागों में गंगा को भागीरथी या हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। डेल्टाई भागों में गंगा नदी को भागीरथी नदी या हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। अब गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा की टोटल लंबाई 25 यानी 2525 किलोमीटर लंबी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की जीवन रेखा गंगा नदी को कहते हैं, और पॉल्यूशन विश्व की 5वीं सबसे प्रदूषित नदी भी मानी जाती है। वैसे तो अब सफाई हो गई है तो आंकड़ा चेंज हो गया होगा। ठीक है भाई। अब गंगा की लंबाई की बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बाद अब हम देखेंगे कि जो गंगा है वो किस राज्य में कितने किलोमीटर की लंबाई में बहती है। तो गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो गंगा आप जब उत्तराखंड राज्य से निकलती है तो उत्तराखंड में गंगा केवल 110 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, तो थोड़ा ही बहती है भाई। उसके बाद आता है दूसरा स्टेट यूपी के अंदर गंगा सबसे अधिक लंबाई में बहती है, लगभग 1450 किलोमीटर के अंतर्गत। तो गंगा की लंबाई सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। तीसरे नंबर पर यूपी के बाद बिहार आ जाता है, और बिहार पर में गंगा की 445 किलोमीटर के लगभग गंगा बिहार राज्य में बहती है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी गंगा हुगली नदी के नाम से बहती है, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर गंगा की लंबाई 520 किलोमीटर के लगभग है, 520 किलोमीटर के लगभग है। तो गंगा की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी में है। ठीक है भाई। तो गंगा का अगर अपवाह क्षेत्र की बात करें, यानी गंगा के एरिया की बात करें, वाइड एरिया का, तो गंगा का 8,61,452 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई है हमारी गंगा माता। ठीक है। तो गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी, तो जिसके बारे में पूरा डिटेल से हमने स्टडी कर लिया है, क्या है गंगा, कितनी लंबाई में और किस पार्ट में कैसे गंगा नदी बहती है। अब गंगा में जो भागीरथी जो कि डेल्टाई क्षेत्रों में भी कहते हैं, उसके अलावा जहाँ से निकलते हैं वहाँ भी भागीरथी कहते हैं। तो भागीरथी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध भी बना हुआ है भाई, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ये भी आपका भागीरथी नदी पर बना हुआ है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, सोचा बता दूं, आपको काम आएगी। तो ठीक है, ये थी हमारी गंगा नदी।
तो पूरा डिटेल से स्टडी कर लिया हमने गंगा को। इसके बाद गंगा नदी के बाद नेक्स्ट आती हैं आपके गंगा नदी तंत्र में इम्पोर्टेंट रिवर यमुना नदी, जो कि आप हरियाणा जीके के अंतर्गत भी जिसे पढ़ते हो यमुना नदी। गंगा हमने पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की, यानी गंगा नदी तंत्र की अगर हम बात करें, सबसे लंबे और सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी है ये, पश्चिम की ओर से। गंगा में वेस्ट की ओर से मिलती है यमुना। जो यमुना की बात करें, यमुना आपकी हिमालय के बंदरपूछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल से, हिमालय के जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में एक बंदरपूछ श्रेणी है, और इस बंदरपूछ श्रेणी में यमुनोत्री हिमनद से निकलती है यमुना नदी। बंदरपूछ श्रेणी से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है भाई यमुना 6316 मीटर की ऊंचाई से। तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है आपकी यमुना नदी। ठीक है, यह नदी ताजेवाला के स्थान से मैदान में प्रवेश करती है। ताजेवाला जो कि हरियाणा से थोड़ी ही दूरी पर है, यमुनानगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ताजेवाला के स्थान से यमुना नदी प्रवेश करती है मैदानी इलाकों में। इलाहाबाद के निकट यमुना नदी गंगा में मिल जाती है, जो कि पहले मैं बता चुकी हूँ। इसकी लंबाई की बात करें, यमुना की 1375 किलोमीटर की लंबाई में बहती है यमुना नदी। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी के सारी आपकी जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। ये सारी नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर दाहिनी ओर से, यानी दाएं तट से दाहिनी ओर से यमुना नदी में मिल जाते हैं। उसके अलावा ये सारी की सारी आपके यमुना की दाएं तट की, जो कि प्रायद्वीपीय भारत से आकर यमुना में मिल गई। अब यमुना की बाएं तट की नदियों को अगर देखें, यानी लेफ्ट साइड की, तो इसमें आप जाती है हिडन नदी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ेंगे। तो हिडन नदी, रिंद नदी, फिर भी अगर एग्जामिनर पूछ ले पीजीटी लेवल यानी डीपली लेवल, और नेट में भी डीपली क्वेश्चन आती हैं, तो आपकी हिडन नदी, रिंद नदी, सेंगर नदी और वरुणा नदी, ये सारी की सारी आपकी यमुना नदी के बाएं तट की नदियां हैं, यानी जो उत्तर की ओर से आकर यमुना नदी में मिल गई हैं। ठीक है, तो ये थी यमुना की दाएं तट की और बाएं तट की। यमुना का अधिकतर पानी सिंचाई के लिए यूज होता है, इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। यमुना को 2 भागों में भी बांटा गया है। एक पश्चिमी यमुना नहर, जो कि भाई आपके हरियाणा में है, ठीक है, सिंचाई करती है, और दूसरी पूर्वी यमुना नहर, जो कि आप यूपी में सिंचाई करती है। ठीक है, तो यमुना नदी में से 2 मेजर नहरें निकाली गई हैं, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। तो ये थी आपकी यमुना नदी। यमुना नदी के बाद नदी तंत्र की नेक्स्ट रिवर आती है चंबल नदी। तो यमुना नदी आपने पढ़ ली गंगा नदी तंत्र में। गंगा नदी तंत्र में हमने गंगा को पढ़ लिया, यमुना को पढ़ लिया। तीसरे नंबर पर अब हम पढ़ेंगे चंबल नदी को। तीसरी रिवर चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदी है। लंबाई 960 किलोमीटर के लगभग है चंबल नदी की। उसके अलावा जो ये चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है ना, मालवा के पठार में, यानी एमपी का मालवा के पठार पर इंदौर जिला है, और इंदौर जो जगह है, इंदौर जो जिला है, इंदौर जिले में महू नामक स्थान से निकलती है चंबल नदी। तो महू नामक स्थान से निकलती है चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश में मालवा के पठार पर स्थित है। यहाँ से यह नदी महाखंड बनाते हुए राजस्थान के कोटा जिले में पहुँच जाती है। राजस्थान के कोटा, मध्य प्रदेश से निकली और उत्तर की ओर बहते हुए राजस्थान के कोटा जिले में पहुँच गई चंबल नदी। चंबल नदी
अब चंबल नदी की बात करें तो जहाँ पर इस पर राजस्थान में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध भी बनाया गया है। तो गांधी सागर बांध आपकी चंबल नदी पर है जो कि राजस्थान के अंदर बनाया गया है। उसके बाद इसकी कुछ सहायक नदियाँ आती हैं जैसे काली सिंध। चंबल की सहायक नदियाँ काली सिंध। काली सिंध की बात करें, नेक्स्ट आती है सिवान, पार्वती, बनास। ये सारी की सारी आपकी किसकी, चंबल की सहायक नदियां हैं। काली सिंध, सिवान, पार्वती, बनास चंबल की सहायक नदियां। चंबल नदी अपनी उत्खात भूमि के लिए फेमस है। उत्खात भूमि के लिए फेमस है चंबल नदी, जहां से क्वेश्चंस भी आता है। तो इस उत्खात भूमि को यानी उबड़ खाबड़ एरिया को जो चंबल नदी बनाती है, इसे चंबल के बीहड़ भी कहते हैं। चंबल के बीहड़ भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई कि कौन सी नदी आपके बीहड़ बनाती है, तो वो है चंबल नदी। चंबल नदी अपनी उत्खात भूमि के लिए फेमस है, जो कि चंबल के जिसे बीहड़ भी कहती हैं। इस नदी पर आपके बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। एक तो राजस्थान के अंदर गांधी सागर बांध, उसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध, ये भी आपका चंबल नदी पर है। उसके अलावा भाई जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये भी आपका चंबल नदी पर है। और नेक्स्ट कोटा बैराज सागर बांध, ये भी आपका चंबल नदी पर है। ये सारे के सारे बांध 1 2 3 4 4 बांध हो गए, चारों आपके चंबल नदी पर स्थित हैं। तो चंबल और इसकी सहायक नदियां, और ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चंबल नदी के बाद नेक्स्ट आती है हमारी गंगा नदी तंत्र की। नेक्स्ट फेमस रिवर आती है भाई गंडक। गंडक जो कि आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं और बाएं तट की, कैसी, बाएं तट की सहायक नदियां हैं। जो गंडक की बात करें तो यह आपके हिमालय में, जो नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय में जो धौलागिरी है, नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी पर्वत और माउंट एवरेस्ट पर्वत के बीच में से बहती है आपकी कौन सी रिवर, गंडक नदी। धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में से बहती है गंडक नदी। नेपाल में गंडक नदी को सालीग्रामी कहते हैं। क्या कहती हैं, नेपाल के अंदर इसे सालीग्रामी, सालीग्रामी कहती हैं नेपाल के अंदर गंडक नदी को। ठीक है, सालीग्रामी इसे कहा जाता है। गंडक, काली गंडक और त्रिशूली गंडक दो नदियों के मिलने से बनती हैं। तो गंडक नदी, त्रिशूली गंडक, त्रिशूली गंडक और भाई आपकी काली गंगा, इन दोनों के आपस में मिलने से बनती है गंडक नदी। ठीक है, त्रिशूली गंडक और काली गंडक और त्रिशूली गंडक ही आएगा। काली गंडक और त्रिशूली गंडक के आपस में मिलकर बनने, आपस में मिलती है ना जब ये दोनों, तभी बनती है आपकी गंडक नदी, जो कि गंगा के बाएं तट की फेमस रिवर है। ठीक है, अब बिहार के चंपारण जिले से, बिहार के चंपारण जिले से गंडक नदी मैदानों में प्रवेश करती है। बिहार के चंपारण जिले से मैदानों में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर नामक जगह पर, सोनपुर नामक जगह पर गंगा नदी में मिल जाती है गंडक नदी। तो गंगा की एक सहायक नदी थी गंडक। गंडक नदी के बाद हमने देखो गंगा पढ़ ली, यमुना पढ़ ली, चंबल पढ़ ली, चौथी थी गंडक, और फिफ्थ नदी अब हम पढ़ेंगे आपकी घाघरा नदी। घाघरा जो कि गंगा की बाएं तट की ही एक सहायक नदी है, घाघरा नदी। घाघरा नदी का दूसरा नाम है सरयू नदी, और ऐसा माना जाता है अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो सरयू आपकी घाघरा, सरयू अयोध्या। ठीक है, यह नदी हिमालय के उत्तर में जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार में आपका एक ग्लेशियर है मापचा, नाम ऐसा ही है भाई, नापचा चुंगो, मापचा चुंगो
ग्लेशियर से निकलती है आपकी घाघरा नदी। मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है घाघरा नदी, हिमालय में बहेगी और फिर शिवालिक पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए घाघरा नदी गहरी घाटियों का निर्माण करती है और नेपाल में से बहने के बाद फिर ये भारत में एंट्री करती है। नेपाल से भारत में एंट्री करेगी और भारत में एंट्री करने के बाद शारदा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। शारदा जो नदी है ये आपकी घाघरा की प्रमुख सहायक नदी है, जो इसे मैदानी इलाके में ही मिलती है। तो मैदानी इलाके में ही शारदा नदी घाघरा नदी में आकर मिल जाती है। शारदा और घाघरा दोनों का संयुक्त जल यानी दोनों का मिला हुआ जल छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाता है। ठीक है, तो शारदा सहायक नदी है घाघरा की और फिर घाघरा और शारदा दोनों मिलकर छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाते हैं। तो ये थी आपकी घाघरा नदी जो कि मापचा चुंगो हिमनद से ग्लेशियर से निकलती है। तो आपने 5 रिवर पढ़ ली है गंगा नदी तंत्र की। गंगा, यमुना, आपकी चंबल, गंडक और अभी हमने पढ़ी घाघरा के बाद नेक्स्ट आती है कोसी। 6 रिवर आती है आपकी कोसी नदी की बात करें, ये सारी मैंने आपको पहले ही मैप में ड्रॉ करके दिखा दी है। ठीक है, कोसी नदी की बात करें तो कोसी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और कोसी की बुरा भी माना जाता है इस नदी को, क्योंकि हर साल ये नदी अपना रास्ता बदल लेती है, मार्ग परिवर्तन कर लेती है और बिहार में बाढ़ लाती है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। तो बिहार में अपने रास्ता बदलने के कारण बाढ़ लाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ये एक पूर्ववर्ती नदी है, याद रखना, ये भी एक आपकी पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, उसके बाद जो कोसी नदी, इसकी एक अगर हम बात करें एक धारा हिमालय में माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है उसके उत्तर में गोसाई थान से पैदा होती है। तो ये गोसाई थान, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में गोसाई थान ही कोसी नदी का प्रमुख उद्गम क्षेत्र माना जाता है। गोसाई थान, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। एवरेस्ट और कंचनजंगा के पास ये दक्षिण दिशा में बहती है और बिहार में ये बिहार का शोक कहलाती है, क्योंकि अपना रास्ता बदलती है। इस नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 730 किलोमीटर की लंबाई में बहती है कोसी नदी। तो छपरा के निकट आपकी कोसी नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। छपरा के निकट मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है, बिहार की प्रमुख नदी मानी जाती है, बिहार में ही बाढ़ लाती है। ठीक है, कोसी नदी के बाद नेक्स्ट आती है हमारी जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, नाम है रामगंगा। 7th रामगंगा नदी। रामगंगा आपकी गढ़वाल की पहाड़ियों से, उत्तराखंड के अंदर जो गढ़वाल की जो पहाड़ियां हैं वहाँ से निकलती है गैरसन के निकट से। गढ़वाल की पहाड़ियों में गैरसन के निकट से आपकी रामगंगा नदी निकलती है, जो कि 3110 मीटर की ऊंचाई पर है। गैरसन के निकट से निकलती है रामगंगा नदी। ठीक है, यह एक छोटी नदी है और इसकी लंबाई की बात करें तो 596 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है, तो ज़्यादा लंबी नदी नहीं है। गंगा के बाएं तट की एक प्रमुख नदी मानी जाती है रामगंगा नदी। शिवालिक को पार करने के बाद ये अपना मार्ग बदल लेती हैं और उत्तराखंड के निकट ये मैदानों में प्रवेश करती है। उत्तराखंड के निकट रामगंगा मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और अंत में यूपी में कन्नौज के निकट ये गंगा में मिल जाती है। तो यूपी में कन्नौज के निकट रामगंगा गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये थी भाई रामगंगा, जो कि उत्तराखंड में गढ़वाल की पहाड़ियों के निकट गैरसन नामक स्थान से निकलती है, उत्तराखंड में बहती है और उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में भी प्रवेश करती है और आगे चलकर यूपी में कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती हैं। रामगंगा के बाद नेक्स्ट आती है आपकी दामोदर नदी। ये भी आपकी एक गंगा की ही सहायक नदी है। दामोदर नदी झारखंड में से निकलती है। झारखंड में एक पलामू
जगह है, पलामू जिला है झारखंड का। तो झारखंड के पलामू जिले से निकलती है दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भागों से बहेगी और वहाँ से बहते हुए आगे ये चली जाती है और हुगली नदी में आगे जाकर मिल जाती है, जो कि आपकी गंगा ही नदी मानी जाती है, हुगली नदी। तो छोटा नागपुर पठार, जिसे भारत का रूर भी कहते हैं, जहाँ पर भारत के बहुत अधिक खनिज मिलते हैं, तो छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर जाकर यह नदी हुगली नदी में मिल जाती है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पहले आपकी काफ़ी तबाही लाती थी, बाढ़ लाती थी, इसीलिए कभी इसे बंगाल का शोक कहते थे। क्या कहते थे? बंगाल का शोक कहते थे। परंतु दामोदर घाटी निगम के तहत, दामोदर घाटी निगम के तहत इस नदी पर अपनी लगाम कस ली गई है। इस पर आपके पैंचा, पंचा, मेथेना, काफ़ी तलैया बांध बना दिए गए हैं, जो इस नदी के पानी को रोक कर रखते हैं और बंगाल में बाढ़ नहीं आने देते। ठीक है, तो कभी बंगाल का शोक कही जाती थी ये पश्चिम बंगाल का। अब वहाँ पर दामोदर घाटी निगम परियोजना आने के बाद इस नदी को वश में कर लिया गया है इस परियोजना से, दामोदर घाटी निगम परियोजना के तहत। तो दामोदर नदी के बाद नेक्स्ट आती है हमारी शारदा नदी। रामगंगा के बाद आपकी वो थी दामोदर नदी। दामोदर नदी के बाद 9 नंबर पर आती है शारदा नदी, जो कि गंगा की ही सहायक नदी मानी जाती है। शारदा यानी सरयू भी इसे कह देते हैं, नेपाल हिमालय में आपके हिमनद से मिलती है। क्योंकि जो ये शारदा है ना, ये आपकी घाघरा में मिल जाती है, घाघरा का दूसरा नाम सरयू, तो शारदा नदी को भी सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा का भी दूसरा नाम सरयू ही था ना। ठीक है, शारदा नदी आरंभ में, शुरुआत में इसे गौरी गंगा कहते हैं। तो गौरी गंगा जिसे आप कहते हो ना, गौरी गंगा नदी, वो शारदा नदी ही है। शुरुआत में इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत और नेपाल की सीमा पर, भारत और नेपाल की सीमा पर इसे काली गंगा कहते हैं। भारत और नेपाल की सीमा पर इसे काली गंगा के नाम से जाना जाता है। यूपी में जब ये घाघरा से मिलती है, यूपी में जब ये घाघरा से मिल जाती है, तो वहाँ पर इसे कुछ भागों में चोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके काफ़ी नाम आते हैं। ठीक है, कभी कभार यहाँ से क्वेश्चंस आ जाता है। शारदा, सरयू, शुरुआत में गौरी गंगा, भारत और नेपाल की बाउंड्री पर काली गंगा, यूपी में जब घाघरा से इसे मिल जाती है तब इसे चोक के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आपकी शारदा नदी। ये कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो कि गंगा में ही मिली रहती हैं। शारदा नदी के बाद नेक्स्ट आती है आपकी महानंदा। महानंदा यह भी गंगा की एक सहायक नदी है, महानंदा, और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती हैं। ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और भारत में बाएं तट की अंतिम नदी है। भारत में जो गंगा नदी बहती है ना, तो गंगा नदी के बाएं तट में की ओर बहने वाली अंतिम नदी है। इसके बाद गंगा में बाएं तट पर और कोई नदी नहीं बहती। तो बाएं तट की आखिरी रिवर है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं, वहीं से उद्गम क्षेत्र माना जाता है महानंदा का। समझ गए भाई। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम बात करें सोन नदी, गंगा की ही सहायक नदी है सोन। गंगा की सहायक नदी है सोन। दक्षिण की ओर से गंगा में आकर मिल जाती है अमरकंटक पठार से ये निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक पठार से इसका उद्गम माना जाता है सोन नदी का। अमरकंटक पठार से निकलने वाली सोन नदी गंगा के दक्षिणी तट की, यानी गंगा के दाएं तट की राइट साइड की प्रमुख नदी है। ठीक है, ये आपकी कुछ जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई पश्चिम की ओर जाकर गंगा में मिल जाती है। तो ऐसा भी कहा जाता है दक्षिण की ओर की गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, दाएं तट की गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी माना जाता है सोन नदी को।
ठीक है भाई, अब आप अच्छी तरह से समझ चुके हो गंगा नदी तंत्र, जिसमें आपकी काफ़ी सारी रिवर्स आती हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा मैप में ड्रॉ करके अच्छी तरह दिखा देती हूँ, तब आप और भी क्लियरली समझ जाओगे गंगा नदी तंत्र को। अभी हमने एक एक रिवर अच्छी तरह पढ़ी गंगा नदी तंत्र की। भारत के उत्तरी पार्ट में ही आपका गंगा नदी तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर उत्तराखंड से गंगा नदी शुरू हो जाती है आपकी भागीरथी अलकनंदा के मिलने से, और ऐसे गंगा पूर्व की ओर बहती हुई फिर आपके यहाँ पर इसकी बाउंड्री को पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो गंगा ऐसे बहती हुई पश्चिम बंगाल में भी बहेगी और बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विशाल डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा। अब गंगा की अगर नदियों की बात की जाए तो गंगा नदी, यहाँ से गंगा नदी आई, अब यहीं से इसके पश्चिम की ओर से यहाँ से यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। यहाँ से यमुना नदी मिल गई, ये थी आपकी गंगा नदी। ठीक है भाई, गंगा नदी, अब गंगा नदी यहीं से यहाँ से आपकी आती है घाघरा नदी, जो कि गंगा में ही मिलती है, आपकी गंगा के बाएं तट की प्रमुख नदी। घाघरा के बाद नेपाल से ही निकलती है गंडक नदी, घाघरा के बाद नेक्स्ट गंडक, और गंडक के बाद इसी नेपाल वाले पार्ट से ही, ये आपका थोड़ी दूरी पर बना लो, यहीं से निकलती है कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक भी कही जाती है। तो यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी। अब नेक्स्ट आती है चंबल नदी आपकी यमुना की प्रमुख सहायक मानी जाती है, चंबल नदी। ठीक है, तो ऐसे बहती है भाई चंबल नदी, यहाँ से निकल के ऐसे आती है चंबल नदी, जो कि यमुना में मिलती है और यमुना आगे गंगा में मिलती है। तो चंबल गंगा की भी सहायक नदी मानी जाती है, वैसे ये यमुना की सहायक नदी है चंबल। नेक्स्ट आती है चंबल के बाद आपकी कुछ इसी में ही चंबल में ही केन, बेतवा, जो कि यमुना की सहायक नदी है, केन, बेतवा। उसके अलावा यहाँ से गंगा में सोन नदी भी मिलती है, गंगा के अंदर सोन नदी भी मिल जाती है इधर से। ठीक है, अब जो गंगा है इधर से प्रवेश करती है, अब यहाँ से ही एक नदी और आती है पश्चिम बंगाल की ओर से, जिसको बोलते हैं दामोदर नदी। और ये दामोदर नदी आगे चलकर गंगा की ही एक ब्रांच में मिल जाती है, हुगली नदी में। ठीक है, तो हुगली और दामोदर ये आपके पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट बहती हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल यानी बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी गंगा नदी, और इन्हीं सभी नदियों को, और यहाँ से छोटी छोटी रिवर्स आ जाती है, जैसे यहाँ पर एक छोटी सी रिवर गोमती भी बहती है, यहाँ पर ये छोटी सी रिवर रामगंगा है। तो ये आपकी छोटी छोटी रिवर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आता है भाई भारत के अंदर गंगा नदी तंत्र। ठीक है, जिसे हमने पूरा डीपली स्टडी कर लिया है। अब इसके बाद थर्ड आता है हिमालय अपवा तंत्र के अंदर आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें आपकी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, इसमें केवल आप डीपली ब्रह्मपुत्र को ही पढ़ते हो। तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि अब ये हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक छोटा सा मैप बना देती हूँ। तो इसी हिस्से में, भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में ब्रह्मपुत्र नदी का ज़्यादा काम है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, इसके अंतर्गत सबसे पहली पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी। पहली क्या आखिरी क्या यही पढ़ेंगे बस, और कुछ नहीं आता इसमें। ब्रह्मपुत्र नदी, यह नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील से, तो यहाँ पर जो आपकी मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के निकट एक
हिमनद आता है, एक ग्लेशियर आता है चेमयुंगडुंग। चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, यानी यहाँ से ऐसे निकल कर ऐसे बहती है, ठीक है, तिब्बत में। तो तिब्बत में बहती है और चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। 5150 मीटर की ऊंचाई से चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, यानी सांगपो का वहाँ मीनिंग होता है शुद्ध करने वाली, यानी शुद्ध करने वाली पवित्र नदी। शुद्ध करने वाली आपकी वो पवित्र नदी मानते, जैसे हम गंगा को पवित्र मानते हैं ना कि गंगा जल छिड़क लो शुद्ध हो जाओगे, ऐसे ही पवित्र नदी मानी जाती हैं तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपकी पूर्व की ओर बहते हुए, तो पूर्व की ओर बह रही है तो कैसी है, पूर्ववर्ती अपवाह नदी है, पूर्ववर्ती अपवाह में बहती है। और भारत में अरुणाचल प्रदेश से, भारत में यहाँ कौन सा राज्य है भाई भारत का, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य है। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है। यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है, तो भाई यहाँ पर इसे दिबांग नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिबांग, अभी तक इसका ब्रह्मपुत्र नाम रखा नहीं गया। तिब्बत में सांगपो के नाम से, आगे चलती चलती भारत में एंट्री की दिबांग नदी के नाम से, ठीक है। भारत में किस नाम से एंट्री करती है, दिबांग नदी के नाम से। तो सियांग और दिहांग, उसके अलावा इसे यहाँ पर दिहांग नदी भी कहते हैं और सियांग नदी भी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को। तो यहाँ से ये प्रवेश कर ली। अब आगे बहते हुए इसके अंदर दिबांग नाम की एक छोटी सी नदी और लोहित, दिबांग और लोहित नाम की छोटी छोटी नदियाँ इसमें आकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में जब ये आगे बहती है तो दक्षिण पश्चिम दिशा पर इसके बाएं तट की ओर, तो दक्षिण और पश्चिम ये ऐसे आ रही है ना, ऐसे बह रही है, तो इसका दक्षिण और पश्चिम कौन सा होगा, इधर वाला। तो दक्षिण पश्चिम एरिया, इस वाले पार्ट पर लोहित नदी इसके अंदर आकर मिल जाती है, लोहित और दिबांग नदी। असम घाटी में जब ये असम राज्य में प्रवेश करती है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ पर इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। असम के मैदान में, असम की घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। असम घाटी में 750 किलोमीटर की यात्रा में, असम घाटी के अंदर 750 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और असंख्य छोटी छोटी नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आकर मिल जाती है। तो भाई इसके बाएं तट की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदियों की बात करी, बाएं तट की, तो बाएं तट की सहायक नदियों में आती है बूढ़ी दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग, ये नाम याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं DSSB में। धनसिरी और कालंग, तो ये तीनों इसकी ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की नदियां हैं। अब दाएं तट की नदियों की बात करें, ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की नदियां, तो भाई सुबनसिरी दाएं तट पर सबसे पहली आती है सुबनसिरी, कामेग, मानस और सकास, ये सारी की सारी रिवर आपकी ब्रह्मपुत्र में दाएं तट की ओर से आकर मिल जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र के बाएं तट की नदियां और ब्रह्मपुत्र के दाएं तट की नदियां दोनों आपको याद होनी चाहिए। सुबनसिरी इसकी एक इम्पोर्टेंट सहायक नदी है और इस नदी का भी जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में ही पड़ता है, यहीं पर तिब्बत में ही पड़ता है सुबनसिरी नदी का उद्गम स्थल भी, जो कि आपकी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। अब आगे चलकर जो आपकी
ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो असम घाटी से बहने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। बांग्लादेश एक अलग देश। बांग्लादेश में गवालंदो के स्थान पर, गवालंदो ये नाम याद रखना है। बांग्लादेश के अंदर एक स्थान आता है गवालंदो के स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी में मिल जाती है। अब इधर से गंगा आ रही थी ना, गंगा को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। गंगा को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश के अंदर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जानी जाती है। जमुना, बांग्लादेश के अंदर इसे क्या कहते हैं? जमुना। और गंगा को पद्मा और जमुना, बांग्लादेश में दो पद्मा और जमुना। और जब पद्मा और जमुना आपस में मिल जाती है तब इसे कहते हैं मेघना। बांग्लादेश में गवालंदो नामक स्थान पर पद्मा और जमुना जब आपस में मिल जाती हैं तो वहाँ से दोनों का नाम मेघना पड़ता है, और वहाँ जाकर मेघना नदी का विशाल डेल्टा, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल डेल्टा भी कहते हैं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। कुछ पार्ट पश्चिम बंगाल में आता है और कुछ बांग्लादेश के अंदर, तो ज़्यादातर तो बांग्लादेश के अंदर ही ये विशाल डेल्टा बना हुआ है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जो जाना जाता है। अब इसकी लंबाई की बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो भाई इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर के लगभग है, परंतु ये तिब्बत में भी तो बहती है, तो इसी वजह से अकेले भारत की बात करें तो भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर के लगभग है ब्रह्मपुत्र नदी की। और गंगा की तरह ब्रह्मपुत्र भी आपकी एक पूर्ववर्ती अपवाह की नदी है, ठीक है। तो ये थी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपके तिब्बत में यानी चीन और भारत में और बांग्लादेश में 3 देशों से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी एक पुरुषवाचक नदी मानी जाती है। इसको याद रखना, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रह्मपुत्र नदी एक पुरुषवाचक नदी मानी जाती है, बट इसको डिफाइन कहीं पर भी नहीं किया गया कि एक पुरुषवाचक नदी क्यों मानी जाती है, ठीक है। भारत में इसे कई एरियाज में लाल नदी भी कहते हैं। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी भी कहते हैं। भारत में लाल क्यों कहते हैं लाल नदी? क्योंकि बाढ़ के दिनों में असम की लाल मिट्टी इस नदी के पानी में मिल जाती है और इस नदी का पानी लालिमा धारण कर लेता है, और वहीं से इसका नाम पड़ता है लाल नदी, ब्रह्मपुत्र की लाल नदी। तो ये थी भाई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि आपके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट थी, जिसे हमने पूरा डिटेल से स्टडी किया है। एक चीज और रह गई है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक द्वीप भी है भाई। असम के अंदर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप भी है, मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप, इस द्वीप का नाम याद रखोगे, राज्य का नाम याद रखोगे और नदी का नाम। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के अंदर एक द्वीप भी आता है जिसका नाम है मांजुली द्वीप, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एक द्वीप है। उसके अलावा आपकी जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इधर से यानी अगर हम बात करें तीस्ता, आपकी जो धनसिरी, बूढ़ी दिहंग और कालपंगा और तीस्ता नदी भी इसकी बाएं तट की, तीस्ता नदी भी ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की एक प्रमुख नदी मानी जाती है। तो ये सारी की सारी आपको याद रखनी है। तो ये था भाई आपका ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। सारे क्वेश्चंस हमारे डिस्कस हो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से कहाँ से निकली? भारत में अरुणाचल प्रदेश से, फिर असम के अंदर और फिर आपके बांग्लादेश के अंदर विश्व प्रसिद्ध डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये थी ब्रह्मपुत्र नदी। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। तो हिमालय अपवा तंत्र के अंदर आपका सिंधु नदी तंत्र आता है, जो कि पिछली क्लास में पढ़ा था, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र जिसमें हमने असंख्य आपकी छोटी और बड़ी काफ़ी नदियाँ पढ़ी, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में तो आपने एक ही फेमस रिवर पढ़ी है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो फिर
तो कैसी लगी भाई क्लास? आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी आज की। ये क्लास आपके हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में आपने जो पढ़ा है ना, समझ लो ये एक झलक है आपके पेड कोर्स की। ठीक है, आपके पेड कोर्स में भी आपको इसी तरह से डीपली चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जैसे आज की क्लास में आपने नदियों को पढ़ा है। जहाँ पर आप भारत की नदियों को एक 40 मिनट के लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हो, वहीं आपके पेड कोर्स में भारत की नदियों को 3 घंटे में जाकर आप भारत की नदियों को कंप्लीट करोगे। तो सोचो कितना डीपली पढ़ेंगे हम, और इतना डीपली पढ़ने के बाद आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है। तो जो बच्चे इच्छुक हैं वो पहले से ही ले लो। अगर वैकेंसी का वेट करोगे तो और बाद में पेड कोर्स लोगे तो भाई आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं होगा स्टडी करने का, क्योंकि लगभग आपके 150 के लगभग वीडियो आएंगे पेड कोर्स में जो आप 1 या 2 महीने में अच्छी तरह से नहीं देख सकते। ठीक है, तो उन वीडियो को देखने के लिए और उसके साथ साथ आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी दे जाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर, और जहां से आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो पीजीटी लेवल की, नेट लेवल की। सो प्रिपेयर करो अपने आप को पेड कोर्स लेने के लिए। और जो बच्चा लेना चाहता है अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करे और वहां पर से आपका पीजीटी ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। ओके, तो वहाँ से आप अपना पेड कोर्स ले लेना, और उसके साथ साथ भाई थोड़ा सा प्यार मेरे चैनल को भी दे देना, स्टडी विद दीपा सैनी, जो कि आपका पीजीटी लेवल के लिए एक इम्पोर्टेंट चैनल है और वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं। तो आप उस चैनल पर जाकर भी अपने पीजीटी लेवल की हल्की फुल्की तैयारियाँ वहाँ पर भी करवाई हुई है। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।